वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। आज टेस्ट नंबर 24 है। तो ये 23 जो मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी सीरीज डिज़ाइन की गई है जिसमें 150 प्रश्नों का संग्रह है। तो एक एक करके आप इन सभी प्रश्नों को देखिए। जिन्हें भी ये कमेंट आ रहा है कि लर्न नहीं हो रहा, देखिए एक बार में आपको पूरा पेपर नहीं लर्न हो सकता। 150 प्रश्न है और इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक दो बार वीडियो रिपीट कीजिए। जो क्वेश्चन रॉन्ग है सिर्फ उन्हीं के आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बाकी तो आपको प्रिपेयर है ही। ठीक है, देखिए कहाँ गलती हो रही, किस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जो भी टॉपिक से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं वो टॉपिक भी प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज के सेट का पहला प्रश्न है, देखिए सही जो भी पेयर्स दिए गए हैं उनको बताना है। सबसे पहले सतलज परियोजना, चिनाब नदी, सेकंड है शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी, थर्ड है सरदार सरोवर परियोजना, सतलज नदी और फोर्थ है नाथपा झाकरी परियोजना, नर्मदा नदी। बताना इनमें से कौन से पेयर करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में, सरदार सरोवर परियोजना ये है नर्मदा नदी पर, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर और ये हिमाचल प्रदेश की है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र, सेकंड है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान, कैगा तमिलनाडु और नरौरा है यूपी में। कौन से करेक्ट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। कैगा परमाणु ऊर्जा जो तमिलनाडु में दिया गया गलत है, क्योंकि ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला है मैरिनो भेड़ मुख्यतः समशीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। बी, पायरोक्सिन मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। सी है जोहोर नदी जल समझौते पर 29 सितंबर 1962 को हस्ताक्षर किए गए थे। डी, सिक्किम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलत है, क्योंकि असम राज्य को लाल और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दिया गया था सिक्किम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। सेकंड है पूर्व की ओर जो प्रवाहित होती हैं अरब सागर में गिरती हैं। थर्ड है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर्स हैं। फोर्थ है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि वेस्ट या पश्चिम की तरफ जो भी प्रवाहित होंगी वो कहाँ अपना जल गिराएंगी? अरब सागर में, और पूर्व की ओर वाली बे ऑफ बंगाल में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, भारत के उड़ीसा के कटक और मयूरभंज जिले में निकेल का उत्पादन किया जाता है। बी, भारत में नोआ मुंडी और गुआ लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र झारखंड राज्य में अवस्थित है। सी, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना सिक्किम में अवस्थित है। डी, सोनभद्र जिले का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लिहन बांध पर बनाया गया है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, भूटान का पेगु योमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। बी, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान के लगभग 70% क्षेत्र पर कब्जा करता है। सी, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय विद्युत उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात का तट है। डी, बलखस झील पूर्व मध्य कजाकिस्तान में स्थित है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान नहीं होगा। पेगु योमा क्षेत्र जो है खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक वो म्यांमार है, ना कि भूटान। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कथन, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की
सबसे लंबी नदी और जल निकासी क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सेकंड है पराना नदी, ये ब्राजील और पराग्वे के बीच सीमा निर्धारित करती है। थर्ड है अमूर नदी, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। फोर्थ एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी नदी, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, पहला उगुटा झील नाइजीरिया में है, सेकंड है उर्मिया झील इराक, थर्ड है टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया, फोर्थ है बैकाल झील रूस में है। इनमें से कौन से सही हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि उर्मिया झील ईरान में है और इराक में है सावा झील। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। सेकंड है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला रॉकीज है। थर्ड है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एटलस है। और फोर्थ है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? एंडीज। और एटलस कहाँ की है? ये अफ्रीका की है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किम्बर्ले पठार, एबिसीनियन पठार, अनातोलियन पठार और चियापास पठार। सबसे पहले देखते हैं किम्बर्ले पठार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। एबिसीनियन पठार इथियोपिया अर्थात पूर्वी अफ्रीका में है। अनातोलियन पठार तुर्की में है और चियापास पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है गुजरात का मैदान सौराष्ट्र से सूरत तक फैला है। सेकंड है कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक है। थर्ड है कन्नड़ मैदान गोवा से मंगलोर तक। फोर्थ है मालाबार का मैदान मंगलोर से कन्याकुमारी तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। सेकंड है दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। थर्ड है भांडेर का पठार मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य रेंज का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 13th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सेकंड है सतपुड़ा रेंज मध्य उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है। थर्ड है दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ियों में अवस्थित है। फोर्थ है बालाघाट शेड़ी हरिश्चंद्र शेड़ी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 14th क्वेश्चन है, पहला कथन देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः पीर पंजाल जास्कर लद्दाख और काराकोरम है। ठीक है। सेकेंड है पश्चिमी घाट गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैले हुए हैं। थर्ड है पटकाई पहाड़ियाँ असम मणिपुर मेघालय मिजोरम और नागालैंड से जुड़ी हैं। फोर्थ है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है भारत के धात्विक खनिज संसाधन अधिकतर धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। वे भारत में पेट्रोलियम उत्पाद तृतीयक चट्टान संरचनाओं की तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। सी लघु हिमालय वृहत हिमालय के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। और डी भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थित घाटियां हैं उनको दून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप केमोरिन। सेकंड है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुवाहाटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। भारत की मुख्य भूमि दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है या पैगमेलियन पॉइंट इसको बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केप केमोरिन दिया गया है ये मुख्य भूमि पर है, लैंड में है। और जब आप अंडमान निकोबार और मुख्य भूमि पूरा मिला लेंगे, पूरे भारत का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पैगमेलियन पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सिंधु सांगपो सिवनी जोन द्वारा अलग होता है।
सेकंड है ब्रह्मपुत्र नदी ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है और बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। थर्ड है अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने देख करके बताना है कौन सा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी होना चाहिए जो कि हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सेकंड, एक नदी एवं सहायक नदी उनके द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र या फिर कैचमेंट एरिया कहते हैं। थर्ड, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है तथा ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है और अपवाद द्रोणी क्या होता है ये देखिए। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जो अपना जल बहा कर लाती है उसे कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं और जो एक नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है, हिंसांग और अल-बरूनी ने अपने वृत्तांत में उल्लेख किया है कि कनिष्क ने पेशावर में एक बौद्ध मठ बनवाया था। सेकंड है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भरतवंश का विवरण मिलता है। थर्ड है, भारत में मानव का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। फोर्थ है, बागोर पुरातत्व स्थल इस राजस्थान में बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। 20वां प्रश्न देखिए। पहला कथन है, खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले पुरापाषाण काल में शुरू हुआ था। सेकंड है, नवपाषाण काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। थर्ड है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित लहुरा देव है। फोर्थ है, कैथा ताम्रपाषाण संस्कृति में दफनाने से पहले मृतक का निचला पैर काट दिया जाता था। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और चौथा गलत है क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल गलत है और ये जो दफनाने से पहले मृतक के निचले पैर को काटते थे ये जोरवे ताम्रपाषाण संस्कृति में होता था। 21st क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। धर्मपाल का शासनकाल, देवपाल, मिहिरभोज और महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल। एक एक करके देखते हैं। धर्मपाल का जो हो जाएगा 770 से 810 ईस्वी। ठीक है, देवपाल का हो जाएगा 810 से 850। मिहिरभोज का हो जाएगा 836 से 885। महेंद्रपाल का शासनकाल 885 टू 885 से 910 ईस्वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। 22nd क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण लगभग 321 ईसा पूर्व हुआ। सेकंड है, मौर्य साम्राज्य का अंत लगभग 78 ईस्वी में हुआ। थर्ड है, कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 185 ईसा पूर्व और गुप्त शासन का आरंभ हुआ लगभग 320 ईसा पूर्व। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, बाकी सही है क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो अंत है वो लगभग 185 ईसा पूर्व और कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। 23rd क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सबसे पहले घाघरा का युद्ध, तो ये हुआ था 1529 में, कई बार मैं इसको करा चुकी हूँ। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में और वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 4 2 3। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी के निकट स्थित निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 में फजल अहमद ने की थी? ए है कोटदीजी, बी है रंगपुर, सी है रोपड़, डी है लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटदीजी। 25th क्वेश्चन देखिए। लघु शिलालेख दिए गए उनकी अवस्थिति से मैच करना है। पहला है पंगुरारिया, ये कहाँ पर है? तो ये है सीहोर एमपी में। फिर है उडेगोलम बेल्लारी कर्नाटक में। फिर है जतिंग रामेश्वर चित्रदुर्ग कर्नाटक और अरोरा है मिर्जापुर यूपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26th क्वेश्चन देखिए। राजवंश को राजधानियों से मैच करना है, जैसे कि सबसे पहले पल्लव राजवंश,
इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट की मान्यखेट, कदम्ब राजवंश की वनवासी और काकतीय राजवंश की थी वारंगल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। सबसे पहले जयसिंह सूरी, इनकी पुस्तक है हमीर मदमर्दन। दामोदर गुप्त की है कुटिनियतम, धनपाल की है तिलक मंजरी और सोढल की है उदय सुंदरी कथा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजवंश है, उनके अभिलेख हैं। तो परमार शासक भोजदेव का है उदयपुर प्रशस्ति शिलालेख, करेक्ट हो जाएगा। चौहान शासक विग्रह राज का दिल्ली शिवालिक स्तंभलेख, ये भी करेक्ट है। चेदी शासक कर्ण का यह जबलपुर ताम्रपत्र शिलालेख, गलत हो जाएगा। और चेदी यशा कर्ण का है बनारस शिलालेख, ये भी गलत है। तो चेदी शासक वर्ण का है बनारस शिलालेख और चेदी यशा कर्ण का है जबलपुर ताम्रपत्र शिलालेख। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और शेरशाह सूरी का शासनकाल। तो देखते हैं बलबन का शासनकाल, ये था 1266 से 1266 से 1287 ईस्वी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का देखते हैं 1325 से 1351। अब बात करते हैं अकबर की, तो अकबर का था 1555, हाँ 1556 से 1605 के बीच, 1605। बात करते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल की, तो 1540 से 1545, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, 1, 2, 4, 3। 30वां प्रश्न देखिए, पहला है दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ये एक वित्त विभाग था, सही हो जाएगा। सेकंड है दीवाने कोही, ये कृषि विभाग था और फिरोज शाह तुगलक दिया गया, ये गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, बलबन ने बनवाया। दीवाने इस्तियाक एक पेंशन विभाग था और ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 एंड 3 आर करेक्ट। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले तालीकोटा का युद्ध 1565, सही दिया गया है। चिंसुरा का युद्ध 1576, गलत हो जाएगा, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ना कि हुगली का युद्ध, ये भी गलत हो गया। बेदरा का युद्ध 1759, करेक्ट हो जाएगा। तो हुगली, चिंसुरा और ये बेदरा का युद्ध 1759 में ही हुए थे, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, 1 और 4 करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अतारकिन का दरवाजा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 1000 सतून और आदिलाबाद का किला, ये सब किसने बनवाया? इनसे मैच करेंगे। सबसे पहले अतारकिन का दरवाजा, ये जोधपुर में है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 1000 सतून या 1000 स्तंभों का महल दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और आदिलाबाद किला ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33rd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी राजदूत फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। सी सिंध का उल्लेख सबसे अधिक बार अल बालाधुरी ने किया था, जो 9वीं शताब्दी में भारत आए थे। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं। 34th क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। रीडिंग, इरविंग, चेम्सफोर्ड और कर्जन का कार्यकाल, ये सारे वायसराय दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं रीडिंग का कार्यकाल क्या था, तो 1921 से 1926 के बीच था। इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931, 26 से 31। फिर चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 था। और कर्जन का कार्यकाल 1899, 1899 से 1905 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4312। 35th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 ईस्वी, सही है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1883 तो 1884 के बीच आएगा, ये गलत हो जाएगा। एल्बर्ट बिल विवाद 1878, गलत है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 के बीच हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल पहला और दूसरा करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखिए, पहला मुस्लिम लीग द्वारा पारित पाकिस्तान का प्रस्ताव 24 मार्च 1940 को हुआ, सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन 1934 में हुआ, ये भी करेक्ट है। साइमन कमीशन की घोषणा हुई 3 फरवरी 1928, ये गलत हो जाएगा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा हुई 1919, सही होगा।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1, 2 और 4 करेक्ट है। देखिए, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, जबकि इसकी घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। पहला, सती प्रथा का निषेध 1829 ईस्वी। बंगाल की स्थायी जमींदारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। थर्ड है, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। फोर्थ है, चार्ल्स वुड का शिक्षा पर घोषणा पत्र 1854 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली में किसान आंदोलन और चंपारण आंदोलन, इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। बारदोली में किसान आंदोलन 1928। चंपारण, ये हुआ था आंदोलन 1917 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4132। 39 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई। सेकंड है 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। थर्ड है 1801 में अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। फोर्थ है 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सोशल सर्विस लीग की CNM जोशी ने। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 41 क्वेश्चन देखिए, 1773 के एक्ट के बारे में पूछा गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। पहला कथन, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। सेकंड, इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। थर्ड, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फोर्थ, इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यवसाय करने और भारतीयों से उपहार और रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद की संधि द्वारा दीवानी अधिकार दिए गए थे। सेकंड है बंदोबस्त अधिनियम 1781 मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच शक्तियों के विवाद को समाप्त करने के लिए लाया गया था। थर्ड है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कॉर्नवालिस एक नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत के पहले प्रभावी शासक बन गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि पहला और दूसरा कथन सही है और ये तीसरा गलत है, क्योंकि ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नहीं, 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत। 43rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सेकेंड है 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने विवादास्पद व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। थर्ड है 1858 में भारत सरकार अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और फोर्थ है 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी सारे करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गलत है? देखिए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था जिससे नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1784 में शुरू की गई दोहरी प्रणाली थी। 44th क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला कथन, 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सेकंड है द्वैत शासन प्रणाली की अवधारणा लियोनिस कोर्टोइस ने अपनी पुस्तक में की है द्वैत शासन में। थर्ड है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करते समय प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 45th क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों ने बर्मा प्रांत को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया था। सेकंड है भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। थर्ड है भारत में संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले वर्ष 1934 में MN रॉय ने रखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सेकंड 11 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था।
थर्ड है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। और फोर्थ है बेनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 47 क्वेश्चन देखिए, पहला आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 में संसद के सत्तावसान और उसका भंग करना दिया गया है, सही हो जाएगा। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी सही है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। और आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम लागू किया था। सेकंड है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। थर्ड है, 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में इंदिरा गांधी के फैसले को रद्द कर दिया था और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 49वां क्वेश्चन है, पहला कथन है संविधान में मौजूद मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सेकंड है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। थर्ड है, संविधान का अधिकांश भाग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, टीटी कृष्णाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भावनाओं का स्थायी कूड़ादान कहा है। सेकंड है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। थर्ड है, टीटी कृष्णाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधान को संवैधानिक तानाशाही माना है। और फोर्थ है, आइवर जेनिंग्स ने भारत की संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा है। इनमें से कौन से कथन है जो सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ना कि प्रस्तावना को। 51वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। थर्ड है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और फोर्थ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। बताना इनमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। देखिए, हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आर्टिकल 29 और 30, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से, याद रखिए आर्टिकल हो जाएगा 25 से 28, ठीक है, वो मैंने बता दिया, ये इसमें ही था। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार रह गया है, जो कि आर्टिकल 23 से 24 के बीच है। संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना। पहला, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सेकंड है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला कथन है 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में अत्यधिक वीटो का प्रयोग किया था। सेकंड है, वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के संबंध में पॉकेट निषेध शक्ति का प्रयोग किया था। और थर्ड है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल और आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और आर्टिकल 155 याद कर लीजिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 54वां क्वेश्चन है, पहला कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सेकंड, आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। थर्ड है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या चूज करेंगे? ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
55th क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना। पहला, भारतीय संसद प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। सेकंड है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में है। थर्ड है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। फोर्थ है, राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखते हैं, पहला कथन है, लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में 1858 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। सेकंड है, प्राक्कलन समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। और थर्ड है, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला गलत है क्योंकि लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में हुआ था और ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 57वां क्वेश्चन देखिए, पहला, 1793 के चार्टर अधिनियम ने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया था। सेकंड, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। थर्ड, 1833 के चार्टर एक्ट ने पहली बार भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थर्ड स्टेटमेंट को छोड़कर पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है क्योंकि 1833 के चार्टर में नहीं था। केंद्रीय विधान परिषद की जो स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई वो चार्टर एक्ट 1853 में था। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत उत्तर चुनना है, ये देख लिया करिए क्या पूछा गया है। तो 58 क्वेश्चन देखते हैं, पहला, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। सेकंड है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आयरिश संविधान से लिया गया है। थर्ड है, 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा और निर्णय हेतु डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, पहला कथन है, मौलिक अधिकारों को केवल अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के तहत आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। सेकंड है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। थर्ड है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। और फोर्थ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान रूस के संविधान से लिए गए हैं। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सारे सही हैं क्योंकि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। सेकंड, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और दलित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना था। थर्ड है, वर्ष 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 61वां क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना के नए संगठन हेतु 1857 में पील आयोग का गठन किया गया था। बी है, मैडम ब्लात्वस्की और कर्नल अलकॉट ने मिलकर वर्ष 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। सी, गदर पार्टी का पहला संस्करण 1 नवंबर 1916 को सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ था। डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो गदर पार्टी का पहला संस्करण है वो 1913 को प्रकाशित हुआ था, 1 नवंबर 1913। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव, इन्होंने मिलकर 1887 में बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। सेकंड है, मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1913 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई हिंदू महासभा की वो 1915 में हुई थी। 63वां क्वेश्चन है, पहला, लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 को हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में मुख्य रूप से उग्रवादियों और नरमपंथियों द्वारा दो समूहों में हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 64th क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, विलियम एडम जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की। इसका संबंध बैप्टिस्ट मिशनरी से था। सेकंड है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1921 को शुरू किया गया था। और थर्ड है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें सत्र में पारित किया गया था, जो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ना कि 1921 को। 65th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सेकंड है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। थर्ड है, 14 जून 1893 को महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पुणे के सदाशिव पेट में एक अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट छोड़ करके पहला दूसरा सही है, और ये तीसरा इसलिए गलत है, यहाँ पर डेट गलत है, ये हो गया 1896। 66 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेकंड है, ब्रेंट इंडेक्स का संबंध कच्चे तेल की कीमतों से है। थर्ड, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह पश्चिम कामेंग जिले में है। फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कदर वर्ष घोषित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, क्योंकि वर्ष 2024 को ये अंतर्राष्ट्रीय कदर वर्ष ना होकर के ये होगा अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष। ठीक है, कैमलेट से याद रखिएगा। 67 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, लक्षद्वीप के मिनी कॉय, तुंडी और कदमत समुद्र तटों को अक्टूबर 2022 में ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। सेकंड है, 31 जनवरी 2024 को अधिसूचित 5 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल 80 रामसर स्थल हो गए हैं। सी, बिहार की राजधानी पटना में गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी। और डी है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। 68 क्वेश्चन है, पहला कथन है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में पशुओं की क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। सेकंड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। थर्ड है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत तटीय विनियम क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। 69 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है पहला पेड़ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। सेकंड है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, वन अधिकार अधिनियम 2006, प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। सेकंड है 1950 में कृषि मंत्री के एम मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया था, जिसे वन महोत्सव नाम दिया गया था। थर्ड है जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड के सिंहभूम जिले में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 71st क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार इनमें से किस पर अधिकतम व्यय होगा? करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, बी है ब्याज भुगतान, सी है रक्षा और डी है पेंशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा व्यय होगा। फिर देखते हैं 72nd क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री ने 5 योजनाओं और पहलों को इनका पैकेज जारी किया, जिसके तहत 4.1 करोड़ मतलब 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 साल की अवधि में इसका केंद्रीय परिव्यय कितना होगा, ये पूछा गया है। 2 लाख करोड़ और 1.2 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ या 2.1 लाख करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 लाख करोड़ रुपए। 73rd क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए कितने करोड़ उद्यम पूंजी कोष स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने देख करके सही उत्तर चुनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1300 करोड़ रुपए।
74th क्वेश्चन है 2024-25 का जो यूपी बजट है उसके संबंध में गलत विकल्प, माफ कीजिएगा सही विकल्प चुनना है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में प्राचीन भारत का जो कालखंड उद्धृत किया गया वह राम राज्य है। बी है जेवर में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। थर्ड है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु 35 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। इसमें से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला कथन सही है। बाकी दूसरा देखिए, जो जेवर हवाई अड्डा है इसके लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना दी गई इसके लिए 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 75th क्वेश्चन देखिए, यूपी बजट 2024-25 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। पहला, निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 में यूपी का प्लेस है 7th, लीड सूचकांक में यूपी का प्लेस है 5th, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में यूपी का प्लेस है 2रा, 4th है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में यूपी का प्लेस है 2nd। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लीड्स में यूपी का है 6th प्लेस, ना कि 5th है। 76 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला क्या है, यूपी भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 3rd प्लेस पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4थे स्थान पर है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1st प्लेस पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये 1st प्लेस पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी 1st प्लेस पर है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी ये 1st प्लेस पर है। 77th क्वेश्चन है, यूपी बजट के संबंध में गलत विकल्प चुने। पहला है, यूपी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रही है। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर सिर्फ 2.4% रह गई है। सेकंड है, वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए थे। थर्ड है, राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। डी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को 63,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन 500 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। 78th क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए समर्थन दिया जाएगा। ऑप्शन ए विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि दोनों के दोनों शामिल होंगे। 79th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। सेकंड है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी का कर्ज वितरण मार्च 2024 के आखिर में 20.2% की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपए रहा है। सी, वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान न्यूनतम जल अधिकतम फसल पीडीएमसी के तहत देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के संबंध में सही कथन बताना है। पहला कि कार्यबल में शामिल लोगों की संख्या 2029-30 में बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगी। और सेकंड है, भारत का फार्मा बाजार 50 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ विश्व में पहला सबसे बड़ा बाजार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत का जो फार्मा बाजार है वो 50 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। और 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से 9 भारत आधारित हैं। 81st क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 14 प्रमुख वाणिज्यिक निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था। सेकंड है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। थर्ड है, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना 1998 में। और मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 82nd क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है वन उत्पादकता संस्थान रांची झारखंड। सेकंड है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी। थर्ड है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल।
फोर्थ है वन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसमें देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में है, ना कि कोयम्बटूर में। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। 83rd क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना है। घास के मैदान है, उनके क्षेत्र हैं। दक्षिण अफ्रीका में पुस्ताज, दक्षिण अमेरिका ब्राजील में लानोस, उत्तरी अमेरिका में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी दिया गया है। इसमें से जो करेक्ट है वो केवल न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, जबकि पुस्ताज कहाँ मिलते हैं? पुस्ताज होंगे हंगरी में, ठीक है। लानोस ये है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, वेनेजुएला में लानोस, ठीक है। डाउन्स कहाँ मिलेंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी सही दिया गया है। बाकी के याद कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स पाए जाते हैं, वेल्ड्स, ठीक है। ब्राज़ील में कैंपोज बोलते हैं इनको। ऑप्शन करेक्ट होगा डी। 84th क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला गिर सिंह परियोजना, हाथी परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना और गिद्ध संरक्षण परियोजना। देखिए गिर सिंह परियोजना शुरू हुई 1972 में। हाथी परियोजना याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। मस्क डियर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1970 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3124। 85th क्वेश्चन देखिए, पहला राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत 30 जून 1998 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। सेकेंड है वर्ष 1957 में कोचीन में स्थापित केंद्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्टेशन का नाम बाद में केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया था। थर्ड है कृषि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए कृषि मंत्रालय ने 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना शुरू की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 86 क्वेश्चन देखिए, 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। पहला है देश में जोतों का आकार 2.00 हेक्टेयर था। बी है देश में कृषि जोतों की कुल संख्या 2010-11 में 13.8 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में 14.6 करोड़ हो गई है। सी 2015-16 में छोटी और सीमांत भूमि जोत कुल भूमि जोत का 86.08% थी। डी एमपी में भूमि जोत की संख्या में सर्वाधिक 12.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। देश में जोतों का जो औसत आकार है वो 1.08 हेक्टेयर था, 1.08। 87 क्वेश्चन देखिए, पहला विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। सेकंड है आसियान दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सारे ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। सेकंड है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1962 में गठित के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। थर्ड है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1992 को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ करके पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ना कि 1992 में। 89 क्वेश्चन है, पहला कथन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की राष्ट्रीय आय इकाई को आजकल राष्ट्रीय आय मापने का काम सौंपा गया है। सेकंड है भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। थर्ड है गरीबी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल, चाय बोर्ड का कोट्टायम केरल और तंबाकू का गुंटूर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल। 91st क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.51% है। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 92nd क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना यूपी के अनुसार सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाले उत्तर प्रदेश राज्य के जिले का नाम बताना है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, जौनपुर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर।
93rd क्वेश्चन देखिए, यात्रा के समय को कम करने के लिए उत्तराखंड में 4.5 किलोमीटर लंबी सिल की आरा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सेकंड है, अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली सुबनसिरी नदी पर बनी सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना नवंबर 2023 में भूस्खलन की चपेट में आ गई थी। थर्ड है, सूखा पाइका नदी महानदी की एक सहायक नदी है जिसे जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार द्वारा पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 94th क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला कथन है, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि 83% संभावना कि ओशनिक नीनो इंडेक्स अप्रैल 2 जून 2024 तक तटस्थ सीमा में चला जाएगा। भी हाल ही में माउंट एरेबस में एक दुर्लभ घटना देखी गई जिसे ज्वालामुखी भंवर वलय के नाम से जाना जाता है। थर्ड है, हाल ही में ताइवान में भयंकर भूकंप आया जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन बी है, माउंट एरेबस की जगह माउंट एटना होगा जो कि सिसली तट पर स्थित है। 95th क्वेश्चन देखिए, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में गलत कथन चुनना है। सबसे ज्यादा झाड़ियों का क्षेत्रफल जिला जो है वो आगरा है। यूपी में वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। थर्ड है, उत्तर प्रदेश राज्य में केवल एक पहाड़ी जिला है। और डी है, उत्तर प्रदेश में वन आवरण 14,870.89 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यूपी में केवल एक जो है जिलों की जो संख्या है वो शून्य है। पर्वतीय जिलों की संख्या क्या होगी? शून्य हो जाएगी, और जनजातीय जिलों की संख्या एक है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी जिला दिया गया है वो गलत है। पर्वतीय जिलों या पहाड़ी जिलों की संख्या शून्य है, एक भी नहीं है, जबकि जनजातीय जिलों की संख्या एक है। 96 क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड है, मैंग्रोव आवरण में 4992 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। थर्ड है, देश में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 97 क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी मई 2022 रिपोर्ट के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। पहला, भारत की जो जन्म दर है वो 19.5% है। सेकंड है, भारत की मृत्यु दर 5.0%, शिशु मृत्यु दर 28%, भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर है 13.5%। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन बी है। इंडिया जो डेथ रेट है वो है 6.0%, 6% है, बाकी सारे करेक्ट है। 98 क्वेश्चन देखिए, बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक बाघ आबादी वाले शेष 3 राज्यों का चयन करना है घटते क्रम में। ऑप्शन आपके सामने देख करके सही उत्तर चुनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा एमपी, फिर कर्नाटक और उसके बाद उत्तराखंड। 99 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मेरठ और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इज्जतनगर बरेली करेक्ट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? लखनऊ में। कानपुर गलत है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये भी गलत दिया गया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, बस केवल डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय हैं। विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड, करेक्ट हो जाएगा यही। सेकंड देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन मनीला, फिलीपींस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका होगा बीजिंग, चीन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। और एशियाई विकास बैंक का कहाँ है? ये याद रखिएगा, मनीला, फिलीपींस। तो एशियाई विकास बैंक का कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 101st क्वेश्चन है, पहला, केसर मसाला सेफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिकाग्र से बनाया जाता है। सेकंड है, कुट्टू का आटा फैगोपाइरम एस्कुलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है और यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होता है। थर्ड है, आंवले के फलों में औषधि गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण आंवले को घरेलू डॉक्टर बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 102nd क्वेश्चन है, पहला कथन है, एलोवेरा में मौजूद एजाडिरेक्टिन नामक रसायन में कीटनाशक और फफूंदनाशक गुण होते हैं। सेकंड है, नीम के विभिन्न भागों से त्वचा रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, अस्थमा आदि की औषधियाँ तथा सांप, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। थर्ड है, जेट्रोफा, करंजा, नाग चंपा, नीम आदि जैव डीजल के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मुख्य पौधों की प्रजातियाँ हैं। फोर्थ है, गन्ना और मक्का से व्यवहार जैव ईंधन एथनॉल प्राप्त किया जा सकता है।
इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि नीम में होता है एज अ डायरेक्टिंग, ना कि एलोवेरा में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 103rd क्वेश्चन है, पहला गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, इसका यूज करते हैं कैंसर उपचार में। सेकंड है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए रेडियो सोडियम का उपयोग होता है। थर्ड है, ब्राइट्स रोग को यूरेमिया कहा जाता है और यह शरीर में गुर्दे या वृक्क को प्रभावित करता है। फोर्थ, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। इसमें से जो इनकरेक्ट, माफ कीजिएगा, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारी है और इसके लिए बीएमडी टेस्ट होता है। सेकंड, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से लीवर सिरोसिस होता है, जिससे लीवर में सूजन आती है और इस रोग में लीवर की जो कोशिकाएं हैं बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। थर्ड है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन में युग्मनज का विभाजन शुरू होता है। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होना शुरू होता है। पहले मरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला और फिर ग्रेस्टुला का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 105th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना। पहला है थायमीन, सेकंड है राइबोफ्लेविन, नियासिन और पैंटोथेनिक एसिड। तो थायमीन से क्या होता है, बेरी बेरी वृद्धि रुक जाती है, करेक्ट है। राइबोफ्लेविन से किलोसिस होता है। विटामिन B2 बोलते हैं, विटामिन B3 जिसे निकोटिनिक एसिड या नियासिन बोलते हैं, इससे होता है पेलाग्रा या चर्मग्राह वाला रोग। फिर पैंटोथेनिक एसिड जो कि एक तरह का विटामिन B5 है और इससे होता है चर्म रोग, बाल सफ़ेद होना, वृद्धि कम हो जाना। जबकि रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन होता है विटामिन B6 के द्वारा, जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ये 4 होगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न देखिए, पहला, फ्लोएम को जल संवाहक ऊतक भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। सेकंड है, जाइलम को बास्ट ऊतक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रत्येक भाग में जो उत्पादित खाद्य पदार्थ है इसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना। थर्ड है, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी मोनोस्पोरस पौधा है। इसका तना पतला होता है, कमजोर और पीले रंग का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 केवल करेक्ट है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है। फ्लोएम का काम क्या है, इसका कार्य है कि जो फूड है, खाना बना है, जो भोज्य पदार्थ बना है, खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा। जाइलम क्या करेगा, जा से जल, जा से जाइलम, याद कर लीजिए। तो जल के साथ जो खनिज लवण होंगे उनको विभिन्न भागों तक पौधों में पहुंचाने के लिए जाइलम होता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु बनती है जो जंग रहित होती है। सेकंड है, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो पीतल का रंग है वो फीका पड़ता है। थर्ड है, गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए हवा के बजाय हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज करते हैं, क्योंकि उच्च दबाव पर हीलियम रक्त में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में करते हैं। सेकंड है, पारे को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता क्योंकि लोहे के साथ ही मिश्रण बना लेता है। थर्ड है, एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु की सतह को टिकाऊ और जंग प्रतिरोधी बनाया जाता है। फोर्थ है, जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। और फिफ्थ है, दांतों के छिद्रों में चांदी के पारे का मिश्रण भरा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट नहीं सही, बाकी सारे करेक्ट हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पारे को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि लोहे के साथ मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रण नहीं बनता है, पारे को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता, इसका कोई ये कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, जियोलाइट का उपयोग पानी को मृदु करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, पोटेशियम कार्बोनेट को परलैश कहा जाता है और पोटेशियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो K2CO3 है। थर्ड है, नाइक्रोम निकल क्रोमियम और लोहे का एक मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। फोर्थ है, दाग सल्फाइड को मोजैक सोना कहा जाता है, इसका उपयोग करते पेंट के रूप में। फिफ्थ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा जल कहा जाता है। बेरियम सल्फेट का उपयोग पेट के एक्सरे में बेरियम मील के रूप में करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, अमोनिया का जलीय घोल लाल लिटमस का जो रंग है वो नीला करता है और जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अमोनिया एक सफेद लौ पैदा करता है। सेकंड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है, इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। थर्ड, अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। फोर्थ, चूहे का जहर
पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से बनता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। सेकंड है ब्रिटानिका धातु सुरमा, तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है। थर्ड है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। फोर्थ है आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न चमकीला लाल रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण। फिफ्थ है पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में किया जाता है। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ करेक्ट है, मतलब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। थर्ड और फोर्थ क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आतिशबाजी। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, और जो दूसरा कलर हो गया जो चमकीला रंग है वो स्ट्रोंसियम के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला सामान्य प्रकाश में रखी कोई वस्तु उस प्रकाश के रंग की प्रतीत होती है जिससे वह परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से हमारी आंखों तक भेजती है। सेकंड, जब अवतल दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। थर्ड है फाइबर ऑप्टिक संचार एक ऐसी प्रणाली जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सूचना को प्रकाश बिंदुओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। फोर्थ है दृश्यमान प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जिसे मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट सही हैं। 113 क्वेश्चन है। पहला साइक्लोट्रॉन एक त्वरक उपकरण है जिसके माध्यम से प्रोटॉन, अल्फा कणों और ड्यूटेरॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न होता है। सेकंड है पीने के पानी में गामा उत्सर्जित करने वाले आइसोटोप की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण काउंटर द्वारा लगाया जाता है। थर्ड है सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सिलिकॉन का उपयोग करके सौर सेलों में करते हैं, सिलिकॉन का जो यूज है। फोर्थ है सौर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, मेसॉन कणों की खोज वैज्ञानिक हिदेकी युकावा ने 1935 में की। सेकंड है पॉजिट्रॉन एक धनावेशित प्राथमिक कण है, इसकी खोज की 1932 में CD एंडरसन और UF हेस ने। थर्ड है 1908 में हंगरी में जन्मे थे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर, इनको हाइड्रोजन बम का जनक कहते हैं। फोर्थ है नवंबर 1952 में USA द्वारा प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप समूह का पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया। इन ऑप्शंस को देख करके सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या गलत दिया गया है, जो मार्शल द्वीप दिया गया है ये इसमें पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया है, जबकि यहाँ पर परमाणु बम नहीं होगा, ये पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है तरल पदार्थ और गैसें प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और विद्युत चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे कभी भी लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। सेकंड, अर्धचालक ठोस पदार्थ होते हैं जो अशुद्धियों के जुड़ने या तापमान के प्रभाव के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। थर्ड, किसी पिंड के द्रव्यमान का केंद्र वह बिंदु है जहां किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। फोर्थ, ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, 116 क्वेश्चन है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है और कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कम होता है। सेकंड, ट्रांसफार्मर का उपयोग आमतौर पर सर्किट के बीच वोल्टेज स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, और ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार है वो ओट्टो ब्लाथी ने किया था। थर्ड है JBD मॉडल अल्टरनेटिव फ्लो ट्रांसफार्मर का आविष्कार 1885 में 3 हंगेरियाई इंजीनियरों ओट्टो ब्लाथी, मिक्साडेरी और कैरोली जिपरनोस्की द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सारे स्टेटमेंट सही। 117 क्वेश्चन, पहला है यूपी के मुख्यमंत्री ने हाल ही में संडीला हरदोई में एशिया की सबसे बड़ी बहुउत्पाद पेंट फैक्ट्री का वर्चुअल उद्घाटन किया। सेकंड है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हाल ही में 25 मई से 3 जून 2023 तक यूपी में किया गया है। थर्ड है यूपी खेल नीति 2023 को हाल ही में मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 118वां प्रश्न है, पहला कथन है हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान लॉन्च किया गया है। सेकंड है, इसके साथ ही NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और टीचर्स मैनुअल का विमोचन किया गया है। थर्ड, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को आत्मरक्षा कौशल सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आत्मरक्षा प्रशिक्षक मॉड्यूल जारी किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों करेक्ट है।
119वां प्रश्न है, पहला 22 मई 2023 दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत में स्थित उत्तर प्रदेश छात्र कंपनियों ने यूपी में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड है, यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में रेशम उत्पादन मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है। थर्ड, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में यूपी मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया है। क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 120वां प्रश्न है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन, इस परियोजना का हाल ही में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। सेकंड है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना के तहत 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें से जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जिसका उद्घाटन हुआ इस पाइपलाइन का वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। 121वां प्रश्न, पहला इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहिमेटोलॉजी के 48वें वार्षिक सम्मेलन ट्रांसकॉन 2023 का उद्घाटन हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ शहर में किया है। सेकेंड है, सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बस्ती जिले में किया है। थर्ड है, नवे इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन हाल ही में यूपी के लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया। वियतनाम पहली बार इस एक्सपो में कंट्री पार्टनर बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 122वां प्रश्न है, पहला कथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। सेकंड, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की गई है। थर्ड, मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक रितु करिधर श्रीवास्तव से मुलाकात की है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित असम की हेमो प्रोवा चुटिया और SCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 123वां प्रश्न, पहला कथन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, बुनियादी ढांचे, फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए हाल ही में यूपी और नॉर्वे के नुवेवो लियोन राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सेकंड है, यूपी मंत्रिमंडल ने हाल ही में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। थर्ड है, CAG दिल्ली टीम ने हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में आयोजित 41वें अखिल भारतीय KD सिंह बाबू आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023-24 का खिताब जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत दिया गया है। ठीक है, ये क्यों गलत दिया गया ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्वे दिया गया ये गलत है, नुएवो लियोन राज्य ये मैक्सिको का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 124th क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन है साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। ये कौन सी है, इसको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT जोधपुर। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण जो प्रोटीन है साइटोकाइंस इनका तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। 125th क्वेश्चन देखते हैं, पहला है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने हाल ही में पूर्व राजस्व सचिव और पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। थर्ड है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फोन पे, ई सेवा और हाँ पोखरा ने हाल ही में नेपाल के फेवा नववर्ष महोत्सव के दौरान UPI को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 126वां प्रश्न, पहला कथन है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने हाल ही में सुशील शर्मा को SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सेकंड है, पूर्व अमेरिकी फुटबॉलर, स्टार अभिनेता और बरी किए गए हत्या के आरोपी OJ सिम्पसन का हाल ही में निधन हो गया है। थर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का हाल ही में 93 ईयर में इनकी जो आयु है 93 ईयर्स है, इसमें निधन हो गया है। फोर्थ है, फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोएन हाल ही में भारत में उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है। ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। तीसरा कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। तीसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पे न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड के एक
ये हैं लेग स्पिनर हैं जैक कलवास्टर। अगला प्रश्न सही विकल्प चुनना है। पहला कथन, भारत के 19 वर्षीय उदित ने हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सेकेंड है, भारत के अभिमन्यु ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और थर्ड, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग में भारत के विक्की ने कांस्य पदक जीता है। इसमें से जो राइट विकल्प है वो होगा सी, मतलब तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि पहले में जो उदित हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और जो अभिमन्यु है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 128वां प्रश्न देखिए। पहला, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और PMLN के सैयदल खान नासिर को हाल ही में क्रमशः सीनेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेकंड, पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीर को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के वन संरक्षण समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। थर्ड, दिवंगत रूसी एलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया नवलनाया को हाल ही में एक प्रमुख जर्मन मंच लुडविग एरहार्ड फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फोर्थ, यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरून को हाल ही में भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या है कथन, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए हाल ही में राजस्थान के मालेरकोटला जिले में देखेंगे जिला चुनाव अधिकारी और उपायुक्त हैं डॉक्टर पल्लवी द्वारा बूथ राब्ता नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। सेकंड है, नीधु सक्सेना को हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है, अंबानी के स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में MP के अडानी की कंपनी के स्वामित्व वाली बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ऑप्शन देख करके सही उत्तर चुनना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब पहला कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं, मतलब पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, क्योंकि जो मलेरकोटला जिला है ये राजस्थान का नहीं है, ये पंजाब का है। 130वां प्रश्न देखिए। पहला, अदानी समूह ने हाल ही में गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। सेकंड, भारत के कमल किशोर को हाल ही में जनरल एंटोनियो गुटेरेस द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के नए सहायक महासचिव विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है, भारतीय पैडलर सीजा कुला ने हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में WTT फीडर बेरूत 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 131st क्वेश्चन है, पहला है, सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ब्राजीलियाई है सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसोसिएशन ABRASAT ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सेकंड है, 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में PM जनमन के तहत सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया है। थर्ड है, 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर होगा केवल पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 नवंबर 2023 को ये जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जो PM जनमन की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये शुरू किया गया है झारखंड के खूंटी जिले से, ना कि छत्तीसगढ़ के। 132वां प्रश्न देखिए। पहला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सर्वसम्मति से 5-0 के फैसले से इस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। सेकंड है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया है। थर्ड है, नमो ड्रोन दीदी योजना को हाल ही में 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। फोर्थ है, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन सेंटर हाल ही में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 133rd क्वेश्चन देखते। पहला, प्रधानमंत्री हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरा माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। सेकंड है, नवंबर 2023 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज नई दिल्ली ने हाल ही में आयुर्वेद ज्ञान नैपथुन पहल की लॉन्च की है, मतलब आयुर्वेद ज्ञान नैपथुन पहल को लॉन्च किया है। थर्ड, प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है।
134 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन है, हाल ही में एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज विषय के साथ 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। सेकंड, हाल ही में एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी थीम के साथ विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2024 को मनाया गया है। थर्ड है, हाल ही में राइट टू फ्लाई विषय के साथ 5 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हाल ही में राइट टू फाइट ना कि फ्लाई इस विषय के साथ मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 135 क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट प्लेस है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर, स्पेन। सेकंड है फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। थर्ड है बेल्जियम, नॉर्वे, पुर्तगाल और भारत का 85th प्लेस। इनमें से कौन से करेक्ट है ऑप्शन? राइट आंसर होगा ऑप्शन है, थर्ड छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, क्योंकि थर्ड प्लेस किसका है? ऑस्ट्रिया का है, डेनमार्क का है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है, यूके है। चौथा स्थान है बेल्जियम, नॉर्वे और पुर्तगाल का। 136 क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है, पर्वतारोही सविता कंसवाल मरणोपरांत को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, फिनलैंड ने हाल ही में अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है। थर्ड है, माधुरी दीक्षित को हाल ही में 54वें IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 137 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और पहला कथन, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा हाल ही में 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी गई है। सेकंड, चारू निवेदिता द्वारा हाल ही में कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नामक उपन्यास लिखा है। और थर्ड है, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना द्वारा हाल ही में वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 138वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सही विकल्प चुनना। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की उपस्थिति में गेटवे टू द फ्यूचर थीम के साथ इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सेकेंड, इस सम्मेलन में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। थर्ड, इस सम्मेलन में अडानी ग्रुप ने कच्छ के खावरा में 50 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है अब वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में जो ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है वो 30 गीगावाट है, ना कि 50। 139 क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक टेक्निक विकसित की है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT रुड़की या IIT रोपड़। राइट आंसर ऑप्शन बी, IIT मद्रास। 140वां प्रश्न है, सही विकल्प चुना। पहला, केंद्रीय जांच ब्यूरो और यूरोपोल ने हाल ही में अपराध से निपटने और दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था में प्रवेश किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, मुंबई स्थित एक प्रमुख परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म SBI म्यूचुअल फंड ने हाल ही में AI संचालित अनुभवात्मक शिक्षण समाधानों में अग्रणी एंड पैराडिग्म के साथ मिलकर के काम किया है। थर्ड है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में एक प्रमुख श्रीलंकाई पेय निर्माता एलिफेंट हाउस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मतलब पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये क्यों इनकरेक्ट है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर होगा मुंबई स्थित एक प्रमुख परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म, जो कि कौन सा हो जाएगा? एक्सिस म्यूचुअल फंड, ना कि SBI म्यूचुअल फंड। 141 क्वेश्चन है, पहला है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हाल ही में क्ले कोर्ट पर ATP मास्टर से 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड है, जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिल्किस मीर हाल ही में पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। थर्ड है, शराफुद्दौला हाल ही में ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायरों में नियुक्त होने वाले पहले पाकिस्तानी अंपायर बन गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो शराफुद्दौला हैं ये ICC एलीट पैनल में अंपायरों में नियुक्त होने वाले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं, ना कि ये पाकिस्तानी अंपायर हैं। नाम याद रखिएगा शराफुद्दौला का।
142nd क्वेश्चन है। पहला, श्री शीलवर्धन सिंह को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकेंड है सच्चिदानंद मोहंती, इनको हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 143rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुना। पहला, लद्दाख का जो सेवक थॉर्न फल है इसको जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के काला जीरा चावल कोरापुट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। गुजरात के कच्ची खरेक खजूर को जीआई टैग मिला और अरुणाचल प्रदेश के वांचो लकड़ी शिल्प को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसमें से जो करेक्ट होंगे वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये जो काला जीरा चावल है ये उड़ीसा का है, कोरापुट का, ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 144th क्वेश्चन है। पहला कथन है, हाल ही में कई उत्तर पूर्वी राज्यों पर चक्रवाती तूफान मिथिली के प्रभाव के बाद बंगाल की खाड़ी एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। सेकंड, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। थर्ड, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 145th क्वेश्चन देखते हैं, निधन के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर लगाना है। पहले यूरोपीय संघ के एकल मुद्रा परियोजक के संस्थापक जैक्स टेलर्स। सेकंड है, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर इतिहासकार आर चंपकलक्ष्मी। थर्ड है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा। फोर्थ है, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क। इनको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, सबसे पहले जैक्स टेलर्स का देखते हैं निधन कब हुआ, वो हुआ दिसंबर 2023 में। फिर आर चंपकलक्ष्मी, इनका देखते हैं, इनका निधन हुआ जनवरी 2024 में। फिर आते हैं सेबेस्टियन पिनेरा, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ फरवरी 2024 में, ठीक है। फिर हैं ये जो सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान, इनका जो निधन हुआ है वो कब हुआ, वो मार्च 2024 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। 146वां प्रश्न है, टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक द्वारा समर्थित रेवोल्यूट इंडिया को हाल ही में प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सेकंड है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हाल ही में जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भविष्य के नासा चंद्र मिशन में शामिल करने का खुलासा किया है। थर्ड है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान परियोजना की आगामी चरण की प्रगति का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 147 क्वेश्चन है, पहला कथन है, यूपी राज्य मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश से स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी थी। सेकंड है कि 9 जून 2020 को गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दी है यूपी सरकार ने। थर्ड है, 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 148 क्वेश्चन देखते हैं, पहला कथन है, इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए गलत विकल्प चुनना है। पहला, बिजनौर में गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। सेकंड है, थारू जनजाति के लोगों द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। थर्ड है, होली के अवसर पर खिचड़ी लोक नृत्य 8 दिनों तक थारू जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। और फोर्थ है, खरवार जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते तथा इनका प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन है, बिजनौर में बुक्शा या भोक्सा जनजाति निवास करती, न कि गोंड। 149th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा, लोक नृत्य है राहुला, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, लोक नृत्य चरकुला यूपी के ब्रजमंडल से संबंधित है। फोर्थ है, गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया गया है या स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है, महाराष्ट्र में कपास को सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, सूरजमुखी के तेल में 64% एसिड होता है, लिनोलिक एसिड, ठीक है, और जो मानव धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। थर्ड है, मिली बग मक्के का प्रमुख हानिकारक कीट है। फोर्थ है, केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एरिथ्रिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको ये गलत लिखा हो, यहाँ पर होना चाहिए एथिलीन। एरिथ्रिल का उपयोग करते हैं और इससे एथिलीन गैस निकलती है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। थर्ड गलत है, क्योंकि मिलीबग जो होता है ये कीट होता है आम में, ना कि मक्के में। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।